अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सीखा था कि एचटीएमएल क्या होती है और सीएसएस क्या होती है, कि हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं और उसको स्टाइल कैसे कर सकते हैं। अब इस लेक्चर में हमने सीखना है कि हम बूटस्ट्रैप क्या होती है, बूटस्ट्रैप को कैसे यूज़ करते हैं। अब बूटस्ट्रैप क्या होती है कि पहले हमने जब एचटीएमएल सीएसएस में काम किया ना, हमने हर चीज़ को मैनुअली किया है। यानी कि अगर हमें नैब बार बनानी होती थी तो हम खुद जो है ना मैनुअली इसके नैब बार का टैग लगाते थे, उसके अंदर सारी लिस्ट आइटम्स लगाते थे, अनऑर्डर लिस्ट बनाते थे, बटन्स लगाते थे, इनपुट फील्ड और जो लोगो होता है वो लगाते थे, मैनुअली सारा कुछ करते थे। और उसके बाद उसको स्टाइल करने के लिए सीएसएस के फाइल सेपरेट बना के उसको सारा कुछ स्टाइल भी करते थे। इस तरीके से अगर हमें चाहिए होता स्लाइडर चाहिए होता था तो स्लाइडर बनाने के लिए हमें ना इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा एचटीएमएल सीएसएस के अंदर। उसके बाद हमने फूटर सेक्शन बनाना है, उसके लिए भी काफ़ी काम करना पड़ेगा। इसलिए जिस तरह भी हमने एचटीएमएल सीएसएस का काम करना पड़ता है ना, सारा हम मैनुअली करते थे, वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता था, कोड काफ़ी ज़्यादा लिखना पड़ता था। तो इसका ना उन्होंने अल्टरनेटिव सोल्यूशन बनाया, उसको कहते हैं फ्रेमवर्क्स। अब फ्रेमवर्क क्या होता है कि ना, फ्रेमवर्क का हमारे पास जो बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क है ना, बूटस्ट्रैप का फ्रेमवर्क है, फ्रेमवर्क के अंदर क्या होता है कि मेरा सारा कोड लिखा रखा है मिल जाता है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट सारा लिखा होता है। हमने सिर्फ एक लिंक अपनी वेबसाइट के अंदर कनेक्ट करना होता है, उससे वो हमारी वेबसाइट के साथ लिंक हो जाता है। फिर हम उसकी क्लासेस को यूज़ करके ना और उसके कंपोनेंट्स बने बनाए होते हैं, उनको यूज़ करके अपना काम कर सकते हैं या अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। उसके लिए हमें खुद कोड कुछ नहीं लिखना पड़ेगा, हमने सिर्फ उनकी वेबसाइट से जो बना बनाए कंपोनेंट है वो उसको कॉपी करना है, अपनी वेबसाइट में पेस्ट करेंगे तो हमारी वेबसाइट के अंदर वो जो है ना इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे नैप बनानी हो, कार्ड्स बनानी हो, स्लाइडर्स बनानी हो, ये सारा कुछ हमने सिर्फ कॉपी करना है और पेस्ट करना है, हमारा काम हो जाएगा। अब इसका क्वेश्चन बनता है कि हमने फिर HTML क्यों सीखी अगर ये चीज़ एग्जिस्ट करती थी। तो बूटस्ट्रैप जो है ना वो फ्रेमवर्क है HTML का, CSS का और जावास्क्रिप्ट का। जावास्क्रिप्ट क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डिफरेंट काम करने के लिए यूज़ की जाती है। कंप्यूटर से बात करनी है तो कंप्यूटर की लैंग्वेज आनी चाहिए। तो जावास्क्रिप्ट जो है ना कंप्यूटर की लैंग्वेज है, कंप्यूटर से बात करने के लिए। तो उसके अंदर हम काफ़ी सारे पीछे काम कर सकते हैं, चीज़ों को डील कर सकते हैं। तो हमने HTML CSS पहले इसलिए सीखी है क्योंकि बूटस्ट्रैप के अंदर जितनी भी चीज़ें यूज़ होगी वो सारी HTML CSS से रिलेटेड ही होगी। अगर हमने HTML CSS नहीं सीखी, डायरेक्ट हम बूटस्ट्रैप पे जाएंगे ना तो कोड तो हम कॉपी करके अपनी वेबसाइट के अंदर ला देंगे, हमारी वेबसाइट चल भी जाएगी। लेकिन अगर कल को उसके अंदर कोई चेंज करनी होती है तो हम चेंज नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं होगा कि किस चीज़ की वजह से वो चेंजेस आ रही है। तो इसलिए हमने पहले HTML CSS सीखी ताकि हमें पता हो कि क्या टैग्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, क्लासेस क्या होती है, आईडीज़ क्या होती है, सारा कुछ हमने पहले सीखा। तो ये सारा कुछ पहले हमने सीखा और अब हम बूटस्ट्रैप को यूज़ करके अपना सारा काम करेंगे। और जब भी बूटस्ट्रैप के अंदर कोई चेंजेस करनी होगी तो हमें पता होगा कि कौन सी क्लास क्या काम कर रही है, कौन सा टैग किस लिए यूज़ हो रहा है, तो हम उसे ईजिली चेंज कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना जो लास्ट प्रीवियस हमने CSS का फोल्डर बनाया तो उसके अंदर एक न्यू फाइल बना लेंगे, या आप न्यू फोल्डर बनाना चाहिए आप बना सकते हैं, उसके अंदर स्टार्टिंग से काम करना चाहिए। तो ये हमारा एक फ़ोल्डर ऑलरेडी बना होता, तो हम इसके अंदर एक न्यू फाइल बनाएंगे अपनी। इसका नेम हम रख देते हैं test.html। अब एक चीज़ हमने याद रखनी है कि जब भी हमने कोई भी वेबसाइट HTML के अंदर बनानी है तो सबसे पहले उसकी फ़ाइल क्रिएट करनी है। फ़ाइल क्रिएट करने के बाद ना HTML का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो जब भी अपनी वेबसाइट बनानी है वो बेसिक स्ट्रक्चर आपने लाजमी लिखना है इसके अंदर। उस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है कि हमने बताना होता है कि ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट क्या होता है कि हम जो भी वेबसाइट बनाते हैं इसको एक डॉक्यूमेंट कंसिडर किया जाता है। तो ये डॉक्यूमेंट कौन सी टाइप का है, टाइप का मतलब कि हमने किस लैंग्वेज के अंदर लिख रहे हैं, HTML के अंदर लिख रहे हैं तो बताना पड़ेगा। उसके बाद HTML के अंदर टैग्स होते हैं, तो हमने HTML का एक टैग होता है, उसके अंदर सारी वेबसाइट को टैप करना होता है। उसके बाद हमारी वेबसाइट के अंदर दो पार्ट होते हैं, एक बॉडी का पार्ट होता है और हेड वाला पार्ट होता है। हेड वाले पार्ट में हमारे पास वेबसाइट का जो आइकन होता है वो होता है, और आइकन के बाद हमारे पास वेबसाइट का जो टाइटल होता है वो ऐड किया जाता है। उसके बाद हमारा बॉडी सेक्शन के अंदर सारा वो कंटेंट होता है जो कि हमने एक वेबसाइट बनाने के लिए चाहिए होता है, उसके अंदर हम सारा वेबसाइट का कंटेंट लिखते हैं। तो HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो हमें लाजमी लिखना पड़ता है। तो हर वो ये जो अभी हम लिखेंगे ना कोडी बेसिक स्ट्रक्चर, ये हर वेबसाइट के अंदर आपने लाजमी लिखना है। ठीक है, अब अगर मैनुअली लिखे तो ये ना ऑलमोस्ट 10 लाइन्स बनती है, तो मैनुअली लिखने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो VS कोड हम यूज़ कर रहे हैं, यानी कि कोड एडिटर हमारे पास VS कोड है। तो इसका एक फ़ीचर होता है, इसमें हम क्या कहते हैं, शिफ्ट दबा के हमने 1 प्रेस करना है, तो जैसे करेंगे हमारे पास ये एक्सक्लेमेशन का साइन आएगा। इस साइन को जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये बेसिक स्ट्रक्चर जो HTML का ना 11 लाइन्स का, ये ऑटोमेटिकली इसको लिख देगा। इसके अंदर से बता दिया कि ये हमारी जो डॉक्यूमेंट की टाइप HTML की है। उसके बाद HTML का टैग लगा दिया, उसके बाद हेड वाला टैग लगा दिया। उसके अंदर उसने बता दिया कि ये ना मेटा टैग्स होते हैं। मेटा टैग्स हमारे पास यूज़ होते हैं कि जब हम वेबसाइट की SEO करते हैं ना, SEO का मतलब होता है कि हमने वेबसाइट को इस तरीके से पब्लिश करना है कि कोई भी इंटरनेट पे आके हमारी वेबसाइट सर्च करें तो हमारी वेबसाइट सबसे ऊपर आनी चाहिए। इस चीज़ को हम कहते हैं SEO, या वेबसाइट को सर्च इंजन में रैंक करना। तो उसके लिए ये एक दो चीज़ें होती हैं, मेटा टैग्स होते हैं, ये रिक्वायर्ड होते हैं।
तो ये मेटा टैग में हमने करेक्टर सेट बताया हुआ है। UTF है, ये एक फॉर्मेट है हमारे टेक्स्ट लिखने का। हम इंग्लिश के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं तो इंग्लिश का टेक्स्ट जो लिखा जाता है वो UTF-8 ये करेक्टर सेट होता है, इसके अंदर लिखा जाता है। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास टैग है मेटा टैग, इसके अंदर हमने बताना होता है कि हमारी जो स्क्रीन की विड्थ हाइट कितनी है, तो वो इसके अंदर कंटेंट के हमने बताना है कि जो हमारी डिवाइस है इसकी विड्थ के अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर ले। तो ये 2 चीज़ें हमने बतानी होती है। उसके बाद हमारी वेबसाइट का टाइटल होता है। उसके बाद बॉडी पार्ट के अंदर हम सारा वो अपनी वेबसाइट का कंटेंट लिखते हैं। अब टाइटल हम हर वेबसाइट का अपना होता है, तो अभी हम बूटस्ट्रैप के अंदर काम कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे टाइटल चेंज करके लिख दूँगा HTML विद बूटस्ट्रैप। ठीक है, तो इतना काम कर लिया। अब हम इसको रन करेंगे तो हमने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई थी जो कि हमारी वेबसाइट को लाइव करती थी, तो वो गो लाइव पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी वेबसाइट चल गई। अभी हमारी वेबसाइट के अंदर कोई कंटेंट नहीं है, तो इसलिए हमारा ये बॉडी सेक्शन जो है ये ब्लैंक, ये वाइट शो हो रहा है। ठीक है, हमने टाइटल चेंज किया तो हमें टाइटल ऊपर शो हो रहा है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, बूटस्ट्रैप को यूज़ करने के लिए हमें बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। ठीक है, आपने न्यू टैब ओपन करना है, यहाँ पे आपने लिखना है गेट बूटस्ट्रैप 5 लिखते हैं या 5.3 लिखते हैं, जो भी लिखेंगे आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसमें हमारे पास ना जो लेटेस्ट वर्जन बूटस्ट्रैप का चल रहा है ना, वो लेटेस्ट वर्जन है 5.3 चल रहा है। ठीक है, तो आपने भी जो लेटेस्ट वर्जन होगा बूटस्ट्रैप का आपने उसी को यूज़ करना है। तो हमने ये 5.3 जो है ना, ये वाला लिंक ओपन करना है। 5.3 पे आप क्लिक करेंगे तो ये बूटस्ट्रैप की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, वेबसाइट में सबसे पहले ना इंट्रोडक्शन सेक्शन ओपन होगा, तो आपने यहाँ से क्या करना है, ये बेसिक स्ट्रक्चर लिखा हुआ है जो HTML का है। ठीक है, वो भी कह रहे हैं कि सबसे पहले क्रिएट फाइल करो, फाइल का नाम index.html रख दो। ये आप अपनी मर्ज़ी से फाइल का नाम जो भी रखना चाहिए रख सकते हैं। हमने test.html रखा है, इसने ये कहना index.html। ठीक है, तो उसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर इस तरह से लाजमी लिखना है, तो हमने बेसिक स्ट्रक्चर भी लिख लिया, फाइल भी क्रिएट कर ली। उसके बाद कह रहा है कि आपने ना बूटस्ट्रैप की जो जावास्क्रिप्ट और CSS की जो लिंक्स हो रहे हैं वो आपने इंक्लूड करने अपनी वेबसाइट के अंदर। इन लिंक्स को हम कहते हैं CDN। CDN का मतलब होता है, ये यहाँ पे भी लफ्ज़ लिखा होगा CDN। CDN का मतलब होता है कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का मतलब होता है कि हमने ना इंटरनेट के ऊपर ये फाइल ऑलरेडी बनी होगी CSS की और बूटस्ट्रैप की उसके अंदर सारा कोड लिखा होगा CSS का, और हम सिर्फ उस लिंक को यूज़ करके अपनी वेबसाइट के अंदर लिखेंगे तो यूज़ करेंगे, वो हमारी वेबसाइट के अंदर बूटस्ट्रैप जो है ना इंस्टॉल भी हो जाएगी, ये चल जाएगी। अब बूटस्ट्रैप को यूज़ करने के 2 तरीके हमारे पास होते हैं। एक तरीका होता है कि हम इंट्रोडक्शन सेक्शन में आगे ये लिंक पेस्ट करके चला लें, और दूसरा सेक्शन हमारे पास मेथड होता है, ये डाउनलोड का बटन है। डाउनलोड के बटन पर क्लिक करेंगे ना आप, तो यहाँ पे डाउनलोड का बटन ओपन हो जाएगा, डाउनलोड का बटन आ जाएगा। इस बटन पे क्लिक करके आप बूटस्ट्रैप को डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो बूटस्ट्रैप को डाउनलोड करके भी आप अपनी वेबसाइट के अंदर यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। वो वैसे ही होगा जैसे हमने पहले किया था कि HTML का एक फ़ोल्डर बनाया था, उसके अंदर हमने क्या किया था, अपनी इमेजेस रखी थी, CSS वाली फाइल रखी थी, अपना वीडियो रखी थी। तो उस तरीके से ये बूटस्ट्रैप डाउनलोड होगी और हमने ये कॉपी करके हमने वो उसी फोल्डर के अंदर रख देनी है। और यूज़ करने के लिए हमने लिंक का टैग लगाएंगे ./ लगा के, जैसे हम पहले इमेजेस यूज़ कर रहे थे, वीडियोस यूज़ कर रहे थे, CSS का फाइल यूज़ कर, वैसे हम इसके अंदर जो CSS की फ़ाइल डाउनलोड हो गया है कि उसको यूज़ कर लेंगे। लेकिन इससे क्या होगा कि हमारे ना सिस्टम के जो स्पेस है ना वो ज़्यादा एक्वायर्ड होगी, क्योंकि डाउनलोड करके ज़ाहिर बात है हम जब चीज़ को डाउनलोड कर रहे हैं तो उसे स्पेस भी लेनी है, तो ये हमारे पास स्पेस काफ़ी लेगी। तो उसका जो अच्छा मेथड होता है कि वो हमने क्या करना है, इसको लिंक यूज़ कर लेना है। क्योंकि हम ना वेबसाइट बनाने के बाद हम वेबसाइट को ना होस्ट करते हैं, या उसको कहते हैं डिप्लॉय करना, यानी कि अपनी वेबसाइट को इंटरनेट के ऊपर रख देते हैं। तो इंटरनेट पे जब वेबसाइट रखते हैं तो इंटरनेट पे आपको पता है कि हमारे पास इंटरनेट जो होगा वो 24 घंटे ऑनलाइन ही होता है, यानी लाइव होता है। तो हमारी वेबसाइट को इंटरनेट मिलता रहेगा, तो हमारी वेबसाइट को जो लिंक्स है वो चलते रहेंगे। लेकिन अगर हम अभी अपने लोकल सिस्टम के अंदर यूज़ करें, तो लोकल सिस्टम में हम अगर लिंक लगाएंगे ना CDN वाला और इंटरनेट ऑफ कर देगा तो हमारे पास बूटस्ट्रैप नहीं चलेगी। तो हमने क्या करना है, जब भी इंटरनेट होगा तो तभी ये लिंक चलेंगे। तो दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि हम जो है ना इंटरनेट के डिपेंडेंट नहीं होना चाहते, तो दूसरा मेथड है कि आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। अभी हम क्या करेंगे, ये लिंक वाला मेथड ही फॉलो करेंगे। तो ना लिंक वाला मेथड मैंने जैसे बताया कि ना हमारे पास ना बूटस्ट्रैप जो है ना वो HTML का, CSS का और जावास्क्रिप्ट, इन तीनों का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब है कि ये जावास्क्रिप्ट को, HTML को, CSS को यूज़ करके ये बूटस्ट्रैप को बनाया गया है, यानी कि इसके अंदर इन तीनों लैंग्वेजेस का कोड पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसका HTML के अंदर, HTML वाली फाइल के अंदर CSS वाला लिंक भी ऐड करना है और बूटस्ट्रैप वाला लिंक भी ऐड करना है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, CSS वाला लिंक कॉपी करना है। हम यहाँ से कॉपी करेंगे इस लिंक को। और एक चीज़ आपने और याद रखनी है कि जब भी आपने CSS को लिंक करना है अपनी HTML वाली फाइल के साथ, तो आपने हमेशा हेड वाला टैग यूज़ करना है। इस हेड वाले टैग के अंदर आपने जो लिंक कॉपी किया होगा ना CSS वाला, उसको लगा देना है। ठीक है, उसके बाद जब जावास्क्रिप्ट वाला लिंक आएगा,
सेकंड पे हमारे पास है जावास्क्रिप्ट वाला लिंक। ठीक है, जावास्क्रिप्ट का लिंक जो होता है ना वो हमेशा हम स्क्रिप्ट के टैग के अंदर लगाते हैं। सीएसएस वाला लिंक हम लिंक वाले टैग के अंदर लगाते हैं, और जावास्क्रिप्ट का जो लिंक होता है वो हम स्क्रिप्ट वाले टैग के अंदर लगाते हैं। तो हमने क्या करना है, स्क्रिप्ट वाला टैग कॉपी करना है, और स्क्रिप्ट वाले टैग को आपने हमेशा अपनी बॉडी के अंदर लगाना होता है। ठीक है, बॉडी के अंदर आपने पेस्ट करना है। तो ये हमारा पेस्ट हो गया। अब एक चीज़ हो रहा है कि हमारे ना ये अभी हमने लिंक ऐड किया ना, तो लिंक काफ़ी लेंथी है, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारा ये ना स्क्रॉल हो रहा है, यानी कि हमारा जो फाइल है स्क्रॉल हो रही है। हमें पूरी लिंक देखने के लिए फाइल को स्क्रॉल करना पड़ेगा। तो इसका एक सोल्यूशन होता है, हमने व्यू पे क्लिक करना है यहाँ पे ऊपर वाले टैब पे, और यहाँ पे वर्ल्ड रैप पे क्लिक करना है। तो इसका एक जो शॉर्टकट की भी होती है Alt Z की, आप ये प्रेस करके भी कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो हमारा जो व्यू होगा ना ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा। कॉम्पैक्ट का मतलब होता है कि हमें सारा ना एक ही स्क्रीन के अंदर सब कुछ नज़र आ जाएगा। हमारा लिंक भी छोटा हो गया है, लिंक उतना ही है, लेकिन उसने क्या किया, पहले लिंक एक लाइन के अंदर शो कर रहा था, अब उसने लिंक को 2 लाइन्स के अंदर शो कर दिया। तो इससे क्या होगा, हमारा ना पेज स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा, हमने सारा लिंक एक ही ना स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी ना फाइल को एडजस्ट भी कर सकते हैं। अब इतना काम हमने किया, तो इससे क्या होगा, हमारी वेबसाइट के अंदर बूटस्ट्रैप जो है ना वो इंटीग्रेट होगी। इंटीग्रेट करना मतलब कि यानी उसको ज्वाइन करना होता है। ठीक है, तो हमारी वेबसाइट के अंदर बूटस्ट्रैप लग गई है। अब हम बूटस्ट्रैप को यूज़ कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, सबसे पहले हम आएंगे कलर्स की तरफ। अगर हमने कलर चेंज करना हो तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ना अपनी हेडिंग लगा लेते हैं। दिस इज़ माई फर्स्ट हेडिंग, फर्स्ट दिस इज़ माई हेडिंग। ठीक है, अब हमने पहले क्या करते थे, जब CSS के साथ काम कर रहे थे, हम क्या करते हैं CSS की एक सेपरेट फाइल बनाते थे, और उसके अंदर है ना सबसे पहले जो हमारा जो टैग होता था, उस टैग को हम एक ना क्लास असाइन करते थे। क्लास असाइन करने के बाद हम CSS वाली फाइल बनाते थे, और उस CSS वाली फाइल के अंदर हम उस क्लास को यूज़ करके उसका स्टाइल अप्लाई करते थे, और CSS की जितनी प्रॉपर्टीज़ होती है उसके ऊपर लगाते थे। अब जब हमने बूटस्ट्रैप यूज़ किया ना, तो बूटस्ट्रैप के केस में क्या है कि हमें CSS वाली फाइल क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी। क्यों नहीं क्रिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने ये लिंक लगाया हुआ है, ये जो ऊपर लिंक लगाया ना CSS का, ये एक CSS की फाइल ही है जो कि बूटस्ट्रैप वालों ने बना के अपनी वेबसाइट के ऊपर रखी हुई है। तो उसके अंदर CSS की सारी क्लासेस ऑलरेडी उन्होंने बना के उसको स्टाइल करके रखा हुआ है। हमने क्या करना है, सिर्फ उसकी जो क्लासेस है उसको यूज़ करना है, और हमारी वेबसाइट पे जो है स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। हमें सेपरेट CSS की फाइल नहीं बनानी पड़ेगी। तो ये ऑलरेडी CSS की फाइल बनी हुई है, हमने सिर्फ उसके अंदर जो क्लासेस है वो आपने यूज़ करनी है। ठीक है, अब ये क्लासेस हम कहाँ से लेंगे, क्लासेस लेने के लिए हमने क्या करना है, अपनी ये बूटस्ट्रैप वाली वेबसाइट है, इसके ये लेफ्ट साइड पर जो हमारे पास नैब बार आ रही है, साइड बार आ रही है, इस साइड बार के अंदर हमारे पास ये सारे चीज़ें आपको मिल जाएंगी, कलर मोड्स, कलर्स, ऑप्शंस, कंपोनेंट्स, इसके अंदर आपको ना सारा कुछ मिल जाएगा। फिर ये टाइपोग्राफी हमारे पास होती है, जो हमारे पास स्पेसिंग वगैरह ऐड करना या फ़ॉन्ट का साइज़ एडजस्ट करना, वो सारी इसके अंदर आती है। इमेजेस के लिए, टेबल्स के लिए, फिगर्स के लिए आपको ना सारा कुछ इधर से मिल जाएगा। तो आपने यहाँ पर ढूंढना है, चीज़ों को ढूंढ के फिर आपने यूज़ करना है। अब स्टार्टिंग में ये चीज़ थोड़ी सी मुश्किल लगी, क्योंकि ना स्टार्टिंग में हमें क्लासेस सारी याद करनी पड़ेगी कि किस काम के लिए हमने कौन सी क्लास यूज़ करनी है। लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करते रहेंगे, प्रैक्टिस करें, आपको ऑटोमेटिकली क्लासेस याद हो जाएगी। हमने CSS सीखी हुई है, हमें पता है कि एक कोई काम परफॉर्म करने के लिए हमें कौन सी क्लास यूज़ करेंगे, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, वो हमें पता है। तो उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ना बूटस्ट्रैप के अंदर क्लासेस बनी हुई है, हमने सिर्फ उन क्लासेस को यूज़ करना है, हमारा काम हो जाएगा। अब कैसे यूज़ करना है, सबसे पहले मैं चाहता हूँ इसका ना कलर चेंज करना चाहता हूँ। तो बूटस्ट्रैप के अंदर ना 7 कलर ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हम उन 7 कलर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं हम वो देखेंगे। अब हमने CSS को ये बूटस्ट्रैप के CSS को लिंक किया हुआ है। अब हम इस CSS की मदद से अपनी फाइल के अंदर ना क्लासेस अप्लाई करके इसका कलर यूज़ कर लेंगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले जिस अपने टैग के ऊपर बूटस्ट्रैप अप्लाई करनी है, उसको एक क्लास असाइन करनी है। अपने क्लास वाला एट्रीब्यूट हमने यूज़ किया, इसके अंदर उस क्लास का नेम लिख देना है। अब बूटस्ट्रैप के अंदर जो कलर होता है ना, जो अगर टेक्स्ट को हमने कलर चेंज करना है, तो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए हमारे पास जो क्लासेस होती हैं उसको कहते हैं टेक्स्ट की क्लासेस। आपने टेक्स्ट लिखना है, टेक्स्ट लिख के आपने डैश लगाया, और इसके बाद कलर का नेम लिखना होता है। तो बूटस्ट्रैप में ऑलरेडी ना बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कुछ जो कलर एग्जिस्ट करते हैं, उसमें से हमारे पास एक कलर है, यहाँ पे एक कमेंट लगाता हूँ। फर्स्ट कलर हमारे पास होता है उसका कहते हैं प्राइमरी। ठीक है, ये ब्लू कलर का कलर होता है। ठीक है, अगर ब्लू कलर आपने लगाना है तो आपको टेक्स्ट डैश प्राइमरी लिखेंगे तो प्राइमरी कलर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड होता है हमारे पास सेकेंडरी, ये हमारे पास ग्रे कलर आपको चाहिए तो उसे आपने सेकेंडरी लगा दे रहे हैं। थर्ड हमारे पास होता है सक्सेस। सक्सेस वाला हमारे पास कलर यूज़ होता है ग्रीन कलर के लिए। अगर आपने कहीं ग्रीन कलर लगाना हो तो आप सक्सेस को यूज़ करते हैं। इसी जगह हमें रेड कलर चाहिए होगा तो रेड कलर को यूज़ करने के लिए हम डेंजर का कलर यूज़ करते हैं।
इस जगह अगर हमें येलो कलर चाहिए होगा तो उसके लिए हम वार्निंग वाला कलर यूज़ करेंगे। ये सॉरी कलर कह रहा हूँ, वार्निंग वाली क्लास यूज़ करेंगे। ये क्लासेस है सारी, ठीक है। ये क्लासेस को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, अपने जो सी एस एस कलर से वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब 6 वाला जो कलर हमारे पास होगा, अगर हमें ब्लैक कलर चाहिए तो ब्लैक कलर की हम यूज़ करते हैं डार्क वाला। इसी तरीके से अगर हमें वाइट कलर चाहिए तो वाइट कलर के लिए हम इस क्लास जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे लाइट वाली। तो ये सारी कलर्स की क्लासेस हैं जो कि बूटस्ट्रैप के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। हम इनको यूज़ करके अपनी स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। अब हमें अगर फॉर एग्जांपल ब्लू कलर चाहिए तो आपने क्या करना है, टेक्स्ट डैश प्राइमरी, मैंने इतना लिखा तो ये स्टाइल अपने क्लास लगा दी। अब हम देखें क्या इससे चेंजेस कुछ हुए कि नहीं। हम अपनी वेबसाइट पे वापस जाएंगे तो ये देखें हमारा जो टेक्स्ट है वो ब्लू कलर का हो गया, इसका मतलब इसका कलर चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम बूटस्ट्रैप की हेल्प से अपने कलर चेंज कर सकते हैं। अब मैं बाकी भी सारी अप्लाई करके दिखाता हूँ। हम इसी को कॉपी करेंगे। तो 7 क्लासेस हम 7 टाइम इसको कॉपी पेस्ट कर लेंगे, 5 6 7, ठीक है। यहाँ पे हम इसका टेक्स्ट भी चेंज कर देते हैं, 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। अब हम ये करेंगे टेक्स्ट है सेकेंडरी। अगर हम ग्रे कलर चाह रहे हैं, उसके बाद अगर हम ग्रीन कलर चाह रहे हैं हम सक्सेस लिखेंगे। अगर हमें रेड कलर चाहिए तो हम डेंजर लिख देंगे। अगर ब्लू कलर चाहिए वार्निंग लिखेंगे। इसी तरीके से अगर ब्लैक कलर चाहिए तो हम डार्क लिख देंगे। और ये क्लासेस है सारी। तो इसके लिए ये हम टेक्स्ट का कलर चेंज कर रहे हैं, तो टेक्स्ट का कलर चेंज करने आपको इसके साथ स्टार्ट में टेक्स्ट लाजमी लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से हमने लाइट कलर चाहिए तो लाइट लिख देंगे। अब हमने फाइल को सेव किया तो ये देखें हमारे पास सारे कलर्स आ गए। फर्स्ट ब्लू वाला था, ये प्राइमरी कलर है। ग्रे वाला सेकेंडरी कलर है। ग्रीन वाला हमारे पास सक्सेस वाला कलर है। और ये रेड वाला हमारे पास डेंजर कलर है। ये येलो वाला हमारे पास है वार्निंग कलर। ये ब्लैक वाला हमारे पास डार्क कलर है। ये वाइट वाला हमारे पास जो हल्का सा वाइट भी है, ग्रे भी है, तो ये हमारे पास लाइट कलर है। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहें तो आप ये क्लासेस यूज़ करके अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास बैकग्राउंड कलर भी होता है। तो बैकग्राउंड कलर के लिए हमारे पास क्लासेस भी यही यूज़ होती है, ठीक है। सिर्फ उसमें हमारी क्लास और इससे चेंज होगी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे टेक्स्ट एज प्राइमरी। तो बैकग्राउंड कलर के लिए हमने BG लिखेंगे। हमारे पास CSS के अंदर प्रॉपर्टी जो होती है प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड की या बैकग्राउंड कलर की। तो यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप के अंदर शॉर्ट फॉर्म उसकी यूज़ करते हैं BG। BG का मतलब होता है बैकग्राउंड। तो फॉर एग्जाम्पल हम इसके लिए भी एक डिप बना के उसके अंदर लगाते हैं, ठीक है। इसको क्लास असाइन किया हमने, क्लास मैं यहाँ पे लिखूँगा BG डैश प्राइमरी। तो ये प्राइमरी कलर असाइन हो जाएगा इसको। इसके अंदर हम टेक्स्ट भी लिख लेते हैं, दिस इज टेस्टिंग डिप। तो ये देखें ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो गया। अब ना CSS के अंदर बूटस्ट्रैप के अंदर कुछ चीज़ें होती हैं वो हम नहीं मुश्किल होती हैं थोड़ी सी करनी। जैसे कि हमने विड्थ हाइट लगानी है तो विड्थ हाइट लगाने के लिए बूटस्ट्रैप के अंदर ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अपने CSS भी ऐड कर सकते हैं। अब हमने अगर थोड़ी सी CSS अप्लाई करनी है तो हम इनलाइन CSS लिख सकते हैं। और अगर हमें ज़्यादा CSS चाहिए तो उसके लिए हम CSS वाली फाइल सेपरेट बना के उसको लिंक करके वो भी कर सकते हैं। अब मुझे विड्थ और हाइट सिर्फ चेंज करनी है इस बॉक्स की, तो मैं क्या करूँगा, इनलाइन CSS यूज़ कर लूँगा। तो इनलाइन CSS के लिए हमने तरीका देखा था, आपने क्या करना है, स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करना है और इसके अंदर वो अपनी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। अब मैं विड्थ चाहिए, मैं विड्थ लिख के मुझे चाहिए 200 पिक्सल और हाइट भी मुझे चाहिए 200 पिक्सल की। मैंने जैसे काम किया तो ये मेरे पास एक बॉक्स बन गया 200 पिक्सल का, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो है ना, मैं 7 बॉक्सेस बनाना चाह रहा हूँ 7 डिफरेंट कलर के। तो मैं क्या करूँगा, इसी लाइन को कॉपी करूँगा और 7 टाइम पेस्ट कर दूँगा। इससे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये अपनी जो है ना बैकग्राउंड कलर की जो क्लासेस है वो चेंज करनी पड़ेगी। प्राइमरी था पहले, अब सेकेंडरी हो जाएगी। फिर अगर ग्रीन वाली चाहिए हमें तो हम सक्सेस लिख देंगे। अगर हमें चाहिए रेड वाली चाहिए तो डेंजर लिख देंगे। येलो वाली चाहिए तो वार्निंग लिख देंगे। डार्क चाहिए तो डार्क लिख देंगे। लाइट चाहिए तो लाइट लिख देंगे। तो ये एक एक्स्ट्रा हमारे पास, इसको हम कट कर देंगे। फाइल को सेव किया तो ये देखें ये हमारे पास डिफरेंट बॉक्सेस आ गए।
तो बॉक्सेस का बैकग्राउंड कलर भी हमारे पास चेंज हो गया। तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। टेक्स्ट के कलर के लिए टेक्स्ट की क्लास है, बैकग्राउंड के कलर के लिए बीजी की क्लास है हमारे पास। तो ये हमने टेक्स्ट भी चेंज कर लिया। अब ये थोड़ा सा लाइट हो गया। इस तरीके से हम इसको बॉर्डर लगाना चाहिए तो हम बॉर्डर भी लगा सकते हैं। तो बॉर्डर लगाने के लिए हमने क्या करना है, हमने इसको सिर्फ क्लास से सेट कर देनी है बॉर्डर की, BORDER बॉर्डर लिखेंगे तो इससे क्या होगा, हमारे पास बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अगर आप बॉर्डर का कलर चेंज करना चाहिए, बॉर्डर डैश डार्क, तो ये देखिए ये ब्लैक कलर का बॉर्डर इसके पास आ गया। इस तरीके से हम दूसरे बॉर्डर का रेडियस चेंज करना चाहते हैं। तो रेडियस चेंज करने के लिए हमारे पास आपको मैंने बताया था कि हम बॉर्डर रेडियस चेंज करने के लिए क्लासेस डिफरेंट पिक्सल का बॉर्डर रेडियस देती है। तो बूटस्ट्रैप के अंदर बॉर्डर चेंज करने के लिए हमारे पास जो क्लासेस होती है ना, उसको हम कहते हैं बॉर्डर राउंडेड की। तो हम क्या करेंगे, राउंडेड बॉर्डर डैश राउंडेड। अगर हम इतना काम किया तो अभी नहीं अप्लाई हुआ। तो अगर आपको कोई क्लास नहीं भेजी, किसी काम के लिए क्लास चाहिए, तो हम यहाँ पे गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि बूटस्ट्रैप बॉर्डर रेडियस क्लास, तो आप गूगल पे लिखेंगे तो ये हमें बता देगा। बॉर्डर रेडियस के लिए सिर्फ हमारे पास जो है क्लास राउंडेड की है, राउंडेड सिर्फ लिखेंगे तो हमारे पास अप्लाई हो जाएगा। तो हमने राउंडेड कॉपी करेंगे और सिर्फ हमने बॉर्डर नहीं लगाना, हमने सिर्फ यहाँ पे बॉर्डर राउंडेड लिखते हैं, अकेला राउंडेड लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, ये बॉर्डर हमारे पास राउंडेड हो गया है। इस तरीके से बॉर्डर राउंडेड की हम जितने पिक्सल का हम CSS के अंदर इंक्रीज़ करें तो हमारे बॉर्डर उतना राउंडेड हो जाता है। तो हम इसकी मदद से क्या करना है, अपना बॉर्डर जिस तरह राउंड करना चाहे कर सकते हैं। तो ये नीचे डायरेक्शंस भी लिखी हुई है कि अगर हम सिर्फ टॉप से बॉर्डर को राउंड करना चाह रहे हैं, एंड से करना चाह रहे हैं, बॉटम से करना चाह रहे हैं, स्टार्ट से करना चाह रहे हैं, जिस मर्जी साइड से हम इसको बॉर्डर को रेडियस अप्लाई करना चाह रहे हैं हम कर सकते हैं। ये क्लासेस उसकी अप्लाई करके कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास बॉर्डर के डिफरेंट साइजेस पे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लार्जेस्ट वाला अप्लाई करना है, बाय डिफॉल्ट हमारे पास 3 होता है, मैं बॉर्डर राउंडेड -5 कर देता हूँ। राउंडेड वाली क्लास मैंने पहले लगाई थी, मैं -5 कर दूँगा। तो इससे क्या होगा, मेरा बॉर्डर रेडियस ज़्यादा हो जाएगा। इस तरीके से मैं इसको कम करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पे 3 अप्लाई करूँगा, तो ये थोड़ा सा कम हो गया। इस तरीके से हमने टेक्स्ट को सेंटर में करना है। तो टेक्स्ट को सेंटर में करने के लिए हमने CSS के अंदर जो वो प्रॉपर्टी देख रही थी वो थी टेक्स्ट अलाइन सेंटर की। तो इसमें हमारे पास जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है बूटस्ट्रैप के अंदर, उसको हम कहते हैं टेक्स्ट डैश सेंटर। टेक्स्ट डैश सेंटर किया, हमारा टेक्स्ट भी सेंटर में आ गया। ठीक है, इस तरीके से हम इसी सर्कल बनाना चाह रहे हैं। अगर हम ये बॉक्स हमारे पास है, उसको हम सर्कल बनाना चाह रहे हैं, तो उसके केस में हमारे पास जो राउंडेड की क्लास ही यूज़ होगी। तो राउंडेड के केस में हमारे पास होती है राउंडेड डैश सर्कल, ये वाली क्लास यूज़ होती है। हमने इस क्लास को कॉपी करना है और जिस बॉक्स के ऊपर अप्लाई करना चाहे अप्लाई करनी होगी, हमने उसके ऊपर पेस्ट कर देना है। मैं राउंडेड सर्कल लगाया तो इससे क्या होगा, मेरा जो बॉर्डर था बॉक्स था वो सर्कल बन गया। तो इस तरीके से हम जिसके बॉर्डर के जितना रेडियस चाहे कम करना है चाहे ज़्यादा करना चाहिए हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे ये 3rd बॉक्स है, तो इसका हमने सिर्फ बॉर्डर जो है ना राइट साइड से टॉप और राइट से कम करना है, तो हम वो भी कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, नीचे वाली क्लास में आएंगे, हम इसको करेंगे, इसकी क्लास पहले देखेंगे क्लास कौन सी इसकी, हमें सिर्फ चाहिए एंड से चाहिए। तो हम क्या करेंगे, राउंडेड एंड पे इसको कॉपी करेंगे, राउंडेड एंड को, और यहाँ पे इस क्लास को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। तो ये देखें इसने से ये क्या किया, राइट वाली साइड से किया, टॉप राइट से और टॉप बॉटम से इसने बॉर्डर को राउंडेड किया, लेफ्ट और लेफ्ट टॉप लेफ्ट से और टॉप और बॉटम लेफ्ट से इसने नहीं चेंज किया, हमारे पास राइट साइड पे इसने टेक्स्ट चेंज किया। तो इस तरीके से हम जो किसी भी बूटस्ट्रैप की क्लास अप्लाई करना चाहिए हम कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होगी टेक्स्ट की होगी, बैकग्राउंड की भी होगी, बॉर्डर की भी होगी है। अब हम इमेज के लिए देख लें कि हम इमेजेस को कैसे लगा सकते हैं। तो मैं इमेज लिखता हूँ, इमेज लगाने के लिए हमने इमेज का टैग लगाना है और इसके अंदर हमारे पास आता था SRC का हमारा जो हमारा एट्रीब्यूट है ये इमेज को लगाने के लिए ऐड किया जाता था। तो हमने क्या करना है, इमेज कॉपी करेंगे। हम कोई डमी इमेज देख लेते हैं, हम डमी इमेज। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज है, हमें ये चाहिए। मैं इमेज पे क्लिक करता हूँ तो ये इमेज ओपन होगी। मैं इस पर राइट क्लिक करके इमेज का कॉपी एड्रेस करेंगे तो ये इमेज का एड्रेस कॉपी हो जाएगा। हमने SRC के अंदर आके इसको पेस्ट किया तो ये हमारा लिंक लग गया। अब हम देखेंगे क्या हमारी इमेज आ रही है। तो ये देखें इमेज हमारी आ रही है। मैं चाहता हूँ कि ये इमेज जो है ना वो 100% पे शो हो। अभी क्या हो रहा है कि इमेज का साइज़ काफ़ी ज़्यादा है, तो मैं चाहता हूँ कि ना 100% पे शो हो और ये स्क्रॉल ना। अभी क्या हो रहा है कि मेरी वेबसाइट ना ये नीचे स्क्रॉल बार आ गई है,
क्योंकि इमेज का साइज़ काफ़ी ज़्यादा, तो वेबसाइट ये ना हमारी वेबसाइट स्क्रॉल होना स्टार्ट हो गई। तो ये अच्छी अप्रोच है, हमें वेबसाइट को स्क्रॉलेबल नहीं बनाना। तो इसके लिए हमने बूटस्ट्रैप की क्लास यूज़ करनी है, उसको कहते हैं क्लास। हमने यूज़ करनी है W-100। इसका मतलब है कि हमने 100% की ऐड करनी है। तो जैसे मैंने 100% की ऐड की, मेरी विड्थ जो इमेज है वो फुल विड्थ की होगी और मेरी स्क्रॉल बार ख़त्म होगी। लेकिन अगर मैं इसका साइज़ कम करना चाहूँ, 50% करना चाहूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा W-50। W-50 लिखा तो हमारी विड्थ जो इमेज है उसका साइज़ कम हो गया। W की क्लास हमारे पास यूज़ होती है विड्थ के लिए, और H की क्लास हमारे पास यूज़ होती है हाइट के लिए। ठीक है, क्योंकि CSS में जब हम काम करते थे प्रॉपर्टीज़ के नाम काफ़ी लेंथी थे, जैसे कि टेक्स्ट डेकोरेशन, नन, इस तरह के काफ़ी लेंथी नाम थे। लेकिन बूटस्ट्रैप के अंदर क्लासेस के नाम उन्होंने बहुत छोटे कर दिए। हमने सिर्फ एक ही वर्ड लिखे उसकी है ना जो क्लासेस को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारा इमेज का भी हो गया। इसके बाद हमने देखना था तो इसी तरीके से अगर हमने स्पेस ऐड करनी हो, स्पेसिंग ऐड करनी हो, तो उसके लिए मैंने बताया था कि हम मार्जिन और पैडिंग को यूज़ करते हैं। मार्जिन क्या होती है कि अगर हमने अपने किसी भी एलिमेंट को स्पेस बाइट से ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जो बॉक्सेस हैं, तो हमने बॉक्सेस के बाइट स्पेस ऐड करनी है, तो बाइट स्पेस ऐड करने के लिए हम मार्जिन यूज़ करते थे। और अगर बॉक्स के अंदर स्पेस ऐड करनी है तो उसके लिए हम पैडिंग यूज़ करते थे। अब मैं चाहता हूँ ये मेरे बॉक्सेस शो हो रहे हैं ना, अभी ये बिल्कुल साथ जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ इनके बाइट ना स्पेस शो हो, तो उसके लिए हम क्या करें, मार्जिन अप्लाई करेंगे। तो मार्जिन की जो प्रॉपर्टी होती है CSS के अंदर, तो उसके लिए बूटस्ट्रैप के अंदर जो प्रॉपर्टी क्लास का नेम है वो उन्होंने पूरा मार्जिन लिखा, उसके लिए सिर्फ उन्होंने M यूज़ करना है। तो हम अपने कोड में वापस आएंगे, मुझे चाहिए ये वाला हमारे पास बॉक्स है, तो एक बॉक्स पे मैं करूँगा M लगाऊंगा, तो ये मार्जिन, और मेरे साथ बता रहा है कि मुझे कितने पिक्सल का मार्जिन चाहिए। तो हमारे पास ना ये 1 से लेकर 5 तक होता है। तो CSS के अंदर हम क्या करते थे, पिक्सल के अंदर लगाते थे। लेकिन बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास ना यूनिट पिक्सल का नहीं होता, हमारे पास REM का पिक्सल जो आता है ना यूनिट यूज़ होता है। जो एक 1 REM होता है वो हमारे पास 16 पिक्सल का होता है। तो इसी जगह अगर हमें 32 पिक्सल का चाहिए होगा तो हम 2 REM लगा देंगे। तो हमें अगर यहाँ पे चाहिए 48 पिक्सल का चाहिए, तो यहाँ पे हम 5 REM लगाएंगे, हम 5 लिखेंगे। तो ये क्या होगा, हमारे पास मार्जिन अप्लाई हो गया। अब ये देखिए स्पेसिस काफ़ी ज़्यादा ऐड होगी, लेकिन 5 बहुत ज़्यादा है, हम इसको कम करके 3 करेंगे, तो ये 3 हो गया। लेकिन अगर अभी इसने क्या किया, ये चारों साइड पे अप्लाई होगा। हमने इसको नहीं बताया कि हमें टॉप से चाहिए, लेफ्ट से चाहिए, बॉटम से चाहिए या राइट से चाहिए, हमने सिर्फ उस M लिख के अप्लाई करते हैं। उसने क्या किया, चारों साइड से अप्लाई कर दिया। लेकिन अगर हम चाहें कि हमने लेफ्ट साइड से अप्लाई नहीं करना, हमने सिर्फ टॉप और बॉटम से अप्लाई करना है, तो टॉप और बॉटम से अप्लाई करने के लिए हम क्या करते हैं, MY अप्लाई करते हैं, यानी Y एक्सिस पे हॉरिजॉन्टली जो होते हैं तो वो Y एक्सिस पे होगा, तो ये साथ जुड़ गया। लेकिन अगर हम X एक्सिस पे चाह रहे हैं, तो X एक्सिस पे हम लगाने के लिए, यानी कि लेफ्ट और राइट पे अगर हमने स्पेस ऐड करनी हो, तो उसके लिए हम MX यूज़ करेंगे। MX यूज़ करेंगे तो लेफ्ट और राइट पे अप्लाई कर देगा, टॉप और बॉटम से रिमूव कर देगा। यानी X एक्सिस हमारे पास होती है वर्टिकल एक्सिस, तो वर्टिकल एक्सिस भी ऐड कर देगा। अब मैंने ये क्लास यहाँ पे ऐड की, तो मुझे ये क्लास सब पे चाहिए, यानी कि मुझे मार्जिन 3 जो है ना ये चारों साइड पे चाहिए, तो मैंने चारों साइड पे लगा दिया, मार्जिन आ गया। इस तरीके से मैं चाहता हूँ कि इसके जो अंदर वाली साइड है बॉक्स की वो भी स्पेस हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, P अप्लाई करेंगे, P-3 हम लगा देते। तो इससे क्या होगा, बॉक्स के अंदर वाली साइड पर भी स्पेस ऐड होगी। मुझे सारे बॉक्सेस भी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस क्लास को कॉपी करूँगा, ये सारी कॉपी कर लेते हैं हम, इतनी कॉपी करते हैं हम इसको, और यहाँ पे हम हर बॉक्स की क्लास के अंदर इसको पेस्ट करते जाएंगे। यहाँ पे पेस्ट किया, नीचे जाके इसकी क्लास के अंदर भी पेस्ट कर देंगे, फिर इस क्लास में भी पेस्ट कर देंगे हम, इधर भी पेस्ट किया, इधर भी पेस्ट किया, इधर भी पेस्ट कर दिया। अब ये देखिए हमारे सारे बॉक्सेस के अंदर स्पेस ऐड हो गई है, अंदर वाली साइड पे भी स्पेस ऐड हो गई है और बाहर वाली साइड पे भी स्पेस ऐड हो गई है। तो इस तरीके से हम स्पेसिंग ऐड करना चाहिए तो वो भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी CSS की क्लासेस। अब हमने देखने CSS के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्योंकि मैंने शुरू में बताया कि हमारे पास CSS के जो कंपोनेंट्स होते हैं उसमें होता क्या है कि हमें ना सारा चीज़ें बनी बनाई मिल जाती है, हमने सिर्फ कॉपी करनी होती है, अपनी वेबसाइट के अंदर ऐड करेंगे, हमारे पास वो इम्प्लीमेंट हो जाए। फॉर एग्जांपल नैम बार बनाने के लिए हम क्या करते थे, HTML CSS के अंदर पहले हम नैम बार का टैग लगाते थे, हेडर का टैग लगाते थे, उसके अंदर अपनी लोगो लगाते थे, फिर अपनी URL लगा के अपनी लिस्ट बनाते थे जिसके अंदर पेजेस ऐड करने होते थे, फिर जो राइट साइड है वहाँ पे हम अपने बटन से ऐड करते थे, इनपुट फील्ड ऐड करते थे। तो ये हमारी क्या कहते हैं, एक नैम बार बनती थी या हेडर बन जाता था। उसके बाद हम क्या करते थे, उसको रिस्पॉन्सिव बनाते थे कि वो हर स्क्रीन के ऊपर सही चले, यानी कि मोबाइल स्क्रीन में जाके वो नैम बार ठीक चले। तो हमें काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता था इसके लिए, और CSS भी काफ़ी ज़्यादा लिखनी पड़ती थी। लेकिन बूटस्ट्रैप ने इसका काम किया, बहुत आसान कर दिया। उसने क्या है, कंपोनेंट्स बना के रख दिए। कंपोनेंट्स का मतलब है यहाँ पे ना अपने आएंगे अपनी बूटस्ट्रैप वाली वेबसाइट पे आए, तो यहाँ पे ना हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स आएंगे, ये कस्टमाइज़ के अंदर भी आ गए,
लेआउट्स के अंदर हम जाएंगे ना, तो लेआउट्स के अंदर हमारे पास ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ग्रिड का है, कंटेनर का है। इस जगह से कंटेंट के अंदर आके हम जो है ना अपनी क्लासेस देख सकते हैं सारी, ठीक है। फॉर्म्स के अंदर आके हम बड़े बड़े फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। और ये कंपोनेंट वाला टैग आ गया, टैब आ गया। कंपोनेंट वाले टैब के अंदर सारे ये कंपोनेंट्स बने बने पड़े हुए हैं। अगर हमें नैब बार चाहिए तो हम क्या करेंगे, नैब बार पर क्लिक करेंगे। तो जैसे मैं नैब बार पे क्लिक किया तो ये देखिए ये बड़ी बनाई नैब बार हमारे पास आ गई। हमने क्या करना है, सिर्फ इस कोड को कॉपी करके अपनी HTML वाली फाइल के अंदर पेस्ट करेंगे, हमारे पास नैब बार आ जाएगी। अब इस नैब बार का फ़ायदा ये होगा कि ये नैब बार रिस्पॉन्सिव होगी, यानी कि ये मोबाइल स्क्रीन पे भी सही चलेगी। हमें मोबाइल स्क्रीन के लिए ज़्यादा CSS लिखनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं अगर चाहूँ तो इसी फाइल के अंदर हम कोड लिख लेते हैं। तो हमने क्या करना है, अपने जो कंपोनेंट चाहिए उस कंपोनेंट पे आना है, जो सा आपको कंपोनेंट पसंद है। अब ये फर्स्ट कंपोनेंट नैब बार के डिफरेंट स्टाइल्स है हमारे पास, ये भी नैब बार है, इस जगह ये भी एक नैब बार है। तो ये डिफरेंट नैब बार है, हमें जो सी पसंद है कि हमने कुछ हमें सबसे पहले फॉर एग्जांपल पहली वाली पसंद आती है, तो हमने इसका ये कॉपी वाला बटन होगा, आपने यहाँ पे क्लिक करके इसका कोड कॉपी कर लेना है। तो जैसे मैंने कोड कॉपी किया, मैं टॉप पे आया, तो यहाँ पे आने के बाद मैं करेंगे उस कोड को पेस्ट कर दिया। तो जैसे मैंने पेस्ट किया, अब मैं वेबसाइट पर वापस आऊँगा अपनी, सबसे टॉप पे हमने रहा। तो ये देखिए टॉप पे हमारे पास नैब बार आ गई। अब इस नैब बार का फ़ायदा क्या है, मैं आपको इसको इंस्पेक्ट करके भी दिखाता हूँ। मैं अगर स्क्रीन को कम करूँगा तो ये देखिए ये नैब बार रिस्पॉन्सिव होगी। यहाँ पे मैं बटन ही ऐड हो गया हमारे पास, इस बटन पे मैं क्लिक करूँगा तो नैब बार ओपन हो जाएगी। तो ये क्या होगा, हमारी नैब बार रिस्पॉन्सिव बन गई, यानी कि हमें जो मोबाइल स्क्रीन है, मोबाइल स्क्रीन के लिए नैब बार को लेदर से स्टाइल नहीं करना पड़ेगा। हम इसी को यूज़ की, ये एक ही नैब बार हमने लगाई, बूटस्ट्रैप की बनी हुई, वो हमारे मोबाइल स्क्रीन के लिए भी ठीक चलेगी और डेस्कटॉप स्क्रीन के लिए, लैपटॉप के लिए, सबके लिए ठीक चलेगी। तो हमें लेदर स्टाइल नहीं करना पड़ेगा नैब बार। जैसे मैं इसको स्क्रैच साइज इसका इंक्रीज़ करूँगा, दोबारा नैब बार हमारी वापस वैसे हो जाएगी। अब मैं चाहता हूँ कि ना मेरे जो नैब है इसका कलर भी चेंज हो जाए, और ये इसका जो हमारे पास जो नैब आइटम्स हैं या हमारे पास जो यूएल होती है वो सेंटर में आ जाए। तो उसके करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको हम बाद में देखते हैं। यहाँ पे एक चीज़ होगी ड्रॉप डाउन की, तो ये ड्रॉप डाउन हम बना सकते हैं इसके अंदर। आपने अक्सर वेबसाइट पे देखा होगा कि हमारे पास डिफरेंट पेजेस होते हैं। अगर एक पेज पे क्लिक करें उसके अंदर हमारे पास इस तरह की नैब बार शो होती है, यानी कि ड्रॉप डाउन, इसको नैब बार कहते हैं, ड्रॉप डाउन नैब बार। इसके अंदर जैसे क्लिक करेंगे इसके अंदर डिफरेंट पेजेस और भी हो सकते हैं। तो ये चीज़ अगर हमने HTML CSS के अंदर बनानी हो तो हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पोजिशनिंग यूज़ करनी पड़ेगी, फिर टॉप लेफ्ट बॉटम काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ता है। लेकिन बूटस्ट्रैप से क्या होगा, हमें बना बनाया कोड मिल गया, हमने इसको कॉपी पेस्ट किया, हमारे पास नैब बार भी बन गई है, हमारे पास ये ड्रॉप डाउन बन गई है। तो हमें काम काफ़ी कम करना पड़ा और हमारा जो है ना टाइम भी बच गया और हमारी जो चीज़ हमें चाहिए थी वो भी बन गई। अब इसका कलर चेंज करते हैं, बैकग्राउंड कलर चेंज करते हैं, उसको सेंटर में लेके आते हैं। अब ना हमने HTML CSS इसलिए पहले सीखी कि हमने अब ये कोड तो कॉपी कर लिया, हमें अभी समझ नहीं आएगी ये कोड क्या लिखा हुआ है। तो HTML CSS अगर हमने सीखी होगी तो हमें पता हो गया हमने ये यहाँ पे क्या किस काम के लिए कौन सी चीज़ यूज़ की गई या कौन सी क्लास यूज़ की है, कौन सी हमारे पास HTML यूज़ की गई। तो नैब का टैग यूज़ किया गया, तो हमें पता है नैब का टैग जो होता है नैब बार बनाने के लिए यूज़ होता है, डिव का टैग लिस्ट यूज़ होता है, बॉक्सेस बनाने के लिए यूज़ होता है, एंकर का टैग लिंक्स के लिए यूज़ होता है, बटन का टैग हमारे पास बटन्स के लिए शो होता है। तो ये सारा यहाँ पे हमें समझ आ जाएगी अगर हमने HTML CSS सीखी होगी। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका अगर कलर चेंज करना है ना तो कलर के लिए क्या होता है, बूटस्ट्रैप जो हम लगाते हैं तो नैब टैग के अंदर हमारे पास एक क्लास लगी होती है BG बॉडी की टैग, ठीक है, ये बैकग्राउंड यानी कि बॉडी का। तो ये हम क्या करें, इसको रिमूव करेंगे। तो हमने यहाँ ब्लैक कलर चाहिए, ब्लैक नहीं हम इसको वाइट कर देते हैं, वाइट भी नहीं, हम इस वाइट तो ऑलरेडी है, हम इसको ग्रीन चाहते हैं। तो हमें क्या करना है, BG डैश सक्सेस, मैंने बताया कि हमें ग्रीन चाहिए तो हम सक्सेस लिखेंगे। जैसे मैंने सक्सेस लिखा तो हमारी नैब का जो है ना इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया, ग्रीन हो गया, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये जो मेरे आइटम्स हैं ये तो सेंटर में आ जाए, उसका कलर वाइट हो जाए। तो सेंटर में लाने के लिए मैंने बताया कि हमारे पास मार्जिन की प्रॉपर्टी यूज़ होती है, जो कि मार्जिन ऐड करने के लिए यूज़ होती है। इसी के तरह ये हमारे पास ये यूएल लगी हुई है। तो आपको पता है मैंने बताया था कि यूएल किस लिए यूज़ की जाती है, हमारे पास लिस्ट बनाने के लिए यूज़ की जाती है। तो ये हमारे पास जितने भी पेजेस हैं ये सारे लिस्ट के पेजेस लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट के पेजेस को हम यूएल के अंदर लगे हुए हैं। इसके अंदर एक क्लास लगी हुई है ME ऑटो। ME ऑटो का मतलब होता है कि हमने मार्जिन राइट से ऑटो कर दिया। मार्जिन राइट से ऑटो का मतलब होता है कि ना अगर ये सेंटर में शो हो रहे हैं ना हमारे पास आइटम, तो ये लेफ्ट साइड से इसको ऑटो कर देगा, यानी कि इसको लेफ्ट साइड पे लीजिएगा, राइट साइड से ऑटो करेगा, लेफ्ट साइड पे लीजिएगा। हम चाहते हैं कि सेंटर के अंदर शो हो, तो सेंटर के अंदर शो करवाने के लिए या तो हम पिक्सल के अंदर अपने मार्जिन ऐड कर सकते हैं, लेकिन इसका ना एक बेस्ट सोल्यूशन, अगर मार्जिन हम पिक्सल के अंदर ऐड करेंगे तो हर स्क्रीन का साइज डिफरेंट होता है, तो उसके लिए हमें हर स्क्रीन के लिए डिफरेंट मार्जिन लगाना पड़ेगा। तो उसका जो बेस्ट सोल्यूशन होता है कि हम इसको ऑटो पे कर देते हैं। ME ऑटो लिखा हुआ है तो हमने इसको चेंज करके MX ऑटो कर देना है, यानी कि लेफ्ट और राइट से ऑटो कर दो। जैसे मैं इसको ऑटो करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली सेंटर में आ जाएगा। तो ये जिस मर्जी हम स्क्रीन पर चले जाए तो ये
लेफ्ट से भी ऑटो कर देगा, राइट से भी ऑटो करेगा, ऑटोमेटिकली हमारे पास सेंटर में ये शो होगी। अब इसका कलर ब्लैक शो हो रहा है, हम इसको वाइट करना है। सबसे पहले इस नैब बार का कलर वाइट करते हैं, फिर इनका कलर वाइट करते हैं। तो आपने देखना है नैब बार किधर लिखा हुआ है, हमारे पास ये नैब बार लिखा हुआ है। तो इसकी जो क्लास है इसके अंदर हमने न्यू क्लास ऐड कर दीजिए। मैंने बताया कि टेक्स्ट को वाइट करने के लिए हम क्या करते हैं, टेक्स्ट लाइट की क्लास होती थी, या टेक्स्ट आप वाइट भी लिखेंगे तो लाइट से भी चल जाएगा, वाइट से भी चल जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट डैश वाइट। तो वाइट किया, हमारा टेक्स्ट वाइट हो गया। तो इस तरीके से हमने इन लिंक्स को भी वाइट करना है। तो मैं इस टेक्स्ट वाइट को कॉपी करूँगा। तो ये मेरे पास जितने भी लिंक्स लगे हुए हैं सारे एंकर टैग के, यानी कि ए वाले टैग लगे हुए हैं। तो मैंने सबके अंदर जाके ये क्लास ऐड कर देंगे टेक्स्ट वाइट। ये वाली इस यूएल को नहीं छेड़ना आपने, क्योंकि ये ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हम क्या कहते हैं, ये यूएल लगी होती है, उसके अंदर एक हम एंकर टैग ऐड करते हैं और उसको क्लास असाइन करते हैं ड्रॉप डाउन की, और उसके अंदर फिर एक यूएल बना देते हैं। तो आपने क्या करना है, इस ड्रॉप डाउन को भी नहीं छेड़ना, हमें सिर्फ ये डिसेबल वाली चाहिए, ये वाला लिंक चाहिए। इसको कॉपी कर दिया। उसके बाद हमें क्या चाहिए था, ये वाला लिंक भी वाइट हो गया हमारे पास, ये एक था, इसको भी वाइट कर दिया। जैसे मैंने इसको वाइट किया तो ये मेरे पास सारे लिंक्स वाइट हो गए। अब ये ड्रॉप डाउन वाला वाइट करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसी क्लास पे जाके इसको भी वाइट कर देंगे। अब ये वाइट किया, हमारे पास सारे लिंक्स वाइट कलर के शो हो रही है। तो इस तरह का आपको ना ढूंढना पड़ेगा कि कौन सी क्लास किधर लगी हुई है, और उसको चेंज करने के लिए हम कौन सी क्लास से लगाएंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ें स्टार्टिंग में मुश्किल होती है, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं ये चीज़ें आपको समझ आती जाएगी, फिर आपको ये क्लासेस याद भी हो जाएगी, फिर आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हो। वो हमारे पास ना बटन हमारे पास ये शो नहीं हो रहा। अब ये कि मैंने बटन पे माउस लेके गया तो बटन शो हो रहा है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट नहीं हो रहा। बाय डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि बटन जो पहले लगा होता ना उसका बैकग्राउंड कलर हमारे पास ग्रीन था, तो हमने नैब बार का भी कलर ग्रीन किया, तो बटन का कलर भी ग्रीन था, वो तो आपस में मैच हो गया, तो हमें नज़र नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बटन का कलर चेंज कर देंगे। अब सबसे पहले हम ढूंढेंगे नैब बार के अंदर बटन लगा किधर हुआ है। तो ये हमारे पास लगा हुआ है बटन, यानी कि फॉर्म लगा हुआ है, उसके अंदर एक इनपुट फील्ड लगी हुई है और एक बटन लगा हुआ है। ठीक है, इस बटन के ऊपर क्लास लगी हुई है BTN आउटलाइन सक्सेस की। हमारे पास ना बटन को स्टाइल करने के लिए BTN की क्लास होती है, ये लगी हुई है BTN की क्लास। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको हटाता हूँ, इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, तो ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट मेरा बटन जो है ना HTML के अंदर इस तरीके से शो होता है। तो इसको स्टाइल करने के लिए आपने क्या करना है, BTN की क्लास लगा देनी है। BTN यानी बटन की क्लास लगाई। जैसे मैं बटन की क्लास लगी तो उसका थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज हो गया। अब उसको बटन के कलर भी होते हैं, तो कलर मैंने बताए थे हमारे पास कितने कलर होते हैं, टोटल 7 कलर्स होते हैं। तो ये भी सारे कलर आप टेक्स्ट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, बैकग्राउंड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और बटन्स के लिए भी आप ये कलर यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, BTN की क्लास लगा के पहले लगाई, उसके बाद दोबारा BTN लिखिए, आगे आपने लिख दिया कि हमें बटन का कौन सा कलर चाहिए। मुझे चाहिए डार्क वाला, तो मैंने डार्क लिखा BTN, तो ये कलर हमारे पास डार्क हो गया। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं यहाँ पे सेकेंडरी लिख देता हूँ तो ये कलर सेकेंडरी हो गया। ठीक है, हमारे पास ना बटन के 2 वेरिएंट होते हैं। एक तो ये वाला वेरिएंट होता है, इसको हम कहते हैं कि ये ना बैकग्राउंड इसका ना हमारे पास जो है ना फुल है। ठीक है, दूसरा हमारे पास वेरिएंट होता है आउटलाइन वाला। तो अगर हमें आउटलाइन चाहिए, यानी कि सिर्फ बॉर्डर चाहिए और बैकग्राउंड इसका रिमूव हो जाए, तो उसके लिए हम क्लास यूज़ करते हैं BTN डैश आउटलाइन, और उसके बाद कलर का नाम लिखते हैं। जैसे मैं BTN आउटलाइन लिखूँगा तो ये देखिए हमारे पास ना आउटलाइन आ गई है, लेकिन कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है, क्योंकि हमारे पास सेकेंडरी कलर सही से शो नहीं हो रहा। तो हम इसको कर देते हैं प्राइमरी। तो जैसे मैंने प्राइमरी किया, अब देखिए मेरे पास बॉर्डर्स आ गए, बैकग्राउंड रिमूव हो गया और टेक्स्ट भी आ गया। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे इसके ऊपर माउस लेके जाऊँगा इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब मैं इसको डार्क कर देता हूँ ताकि ज़्यादा अच्छा लगे। तो अब ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मैं इसके ऊपर माउस लेके जाऊँगा तो ये वाइट हो जाएगा, अब बैकग्राउंड इसका ब्लैक हो जाएगा और टेक्स्ट का कलर हमारे पास वाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने बटन को भी स्टाइल कर लिया। अब हम थोड़े से कंपोनेंट और देख लेते हैं। ये हमने एक कंपोनेंट यूज़ कर लिया नैब बार का। इसी तरीके से मैं जाऊँगा, यहाँ पे एक कंपोनेंट होता है कारोजल का। कारोजल का कंपोनेंट हमारे पास यूज़ होता है स्लाइडर लगाने के लिए, या स्लाइड्स जो चलती हैं उनको लगाने के लिए। तो ये हमारे पास स्लाइड आ गई, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो स्लाइड चेंज होती रहेगी। तो ये स्लाइडर है हमारे पास। तो एक है हमारे पास स्लाइडर ये है, हमारे पास काफ़ी डिफरेंट टाइप के यहाँ पे स्लाइडर्स होते हैं। एक स्लाइडर ये है हमारे पास, इसको भी यूज़ कर सकते हैं आप। फिर एक ये है जिसके नीचे ये डॉट्स आ रहे हैं, इसको भी यूज़ कर सकते हैं। फिर एक ये है हमारे पास स्लाइडर जिसके ऊपर टेक्स्ट भी लिखा आ रहा है और साथ हमारे पास डिस्क्रिप्शन भी लिखी आ रही है। तो मुझे अगर ये वाला चाहिए तो हम ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं और सबसे पहले ना आपने कोशिश करनी है जब भी काम अपनी HTML लिखे ना तो इसके ऊपर कमेंट्स ऐड करने हैं कि हमें पता चल सके कि हमने किस चीज़ के लिए बनाया। तो मैं ये हमारे पास नैब बार थी, तो मैं लिखूँगा नैब बार, उसको लिखो, इसको कमेंट कर देना ताकि हमें पता चले कि ये नैब बार किस चीज़ का कोड लिखा हुआ है।
इसके बाद इसको नैबर ख़त्म हो गई, यहाँ पे हमने लिख देना है स्लाइडर, इसको भी कमेंट किया और इसके नीचे हमने जो कोड कॉपी किया होगा बूटस्ट्रैप से वो इसको पेस्ट कर देंगे। मैं जैसे ही पेस्ट किया तो अभी कुछ नहीं शो हो रहा, कुछ आपको लग रहा होगा कुछ नहीं शो हो रहा, लेकिन हमारे पास नहीं, देखें यहाँ पे ये डॉट्स आ गए हैं। कुछ इसलिए नहीं शो हो रहा क्योंकि इसके अंदर ना इमेजेस लगी हुई है हमारे पास, यहाँ पे स्लाइड्स डिफरेंट बनी हुई और यहाँ पे हम देख रहे हैं इमेज, और इमेज के अंदर ये डॉट लगी हुई है, तो यानी कि इमेज का लिंक हमने इधर लगाना है। तो अभी तो हमने इमेज का कोई लिंक ही नहीं लगाया, तो इसलिए हमें इमेजेस शो नहीं हो रही। तो हमने क्या करना है, कोई भी इमेज कॉपी कर लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी इमेज का लिंक कॉपी करता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस, और तीनों इमेज से अंदर इसी को पेस्ट कर देता हूँ। ये डॉट है SRC के अंदर, आपने इसको पेस्ट किया, फिर इसको पेस्ट कर दिया, इसको भी पेस्ट कर दिया। अब इतना काम मैंने किया, पेज को रिफ्रेश किया तो ये देखिए मेरे पास इमेज भी आ गई। अब ये हमारे पास स्लाइडर भी लग गया है और स्लाइडर के ऊपर ये एरोज भी आ रहे हैं। तो जैसे मैं एरो पे क्लिक करूँगा ये देखिए मेरे पास स्लाइड चेंज भी हो रही है। तो ये अभी हमारे पास क्या था, ये हमारे पास 3 डॉट्स शो हो रहे हैं और 2 एरोज हैं। और इसके ऊपर जैसे देखें पहले हमारे पास आ रहा है फर्स्ट स्लाइड, मैं जैसे बटन पे क्लिक करूँगा मेरे पास सेकंड स्लाइड आ जाएगी, फिर दोबारा बटन पे क्लिक करूँगा मेरे पास थर्ड स्लाइड आ जाएगी। तो अभी हमारे पास 3 स्लाइड ऐड है। अगर मुझे एक और स्लाइड चाहिए होगी तो उसके लिए आपने क्या करना है, carousel इनर वाली क्लास के अंदर आगे, तो ये हमारे पास एक carousel आइटम होती है। आपने क्या करना है, सिर्फ इसी को कॉपी पेस्ट कर देना है। हमने ये 3 ऐड की है, मैं इसको कॉपी करूँगा दोबारा और इसी के नीचे इसको पेस्ट कर देंगे और इसका नाम कर देंगे 4th, और इसका यहाँ पे भी कर देंगे 4th। जैसे किया मैं पेज को रिफ्रेश किया तो अभी कोई चेंजेस नहीं आए। क्यों नहीं आए, ये इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि हमने ये स्लाइड ऐड की हुई है ना, यहाँ पे 3 स्लाइड है, हमें ऊपर भी स्लाइड के बटन ऐड करने पड़ेंगे। तो मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे आके स्लाइड 4 कर दूँगा, स्लाइड 4, और यहाँ पे लिख देंगे 3। तो इससे क्या होगा, मेरे पास 4 स्लाइड ऐड होगी। मैं यहाँ पे क्लिक किया, सेकंड आ गई, थर्ड आ गई, यहाँ पे क्लिक किया 4 आ गई। तो इस तरीके से आप जितना चाहें इसकी स्लाइड्स को ऐड करके अपना स्लाइडर भी बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम 1-2 कंपोनेंट्स और देख लेते हैं। बटन्स ऐड करने के लिए आप बटन्स पे क्लिक करेंगे तो जितने भी बटन्स होंगे ये सारे आपके बटन्स आ जाएंगे, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। नीचे ये बटन्स आ गए, आउटलाइन वाले बटन भी सारे आ गए, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। बटन का साइज़ आपने इंक्रीज़ करना हो, ये लार्ज बटन है, ये स्मॉल बटन है, आप कॉपी करना यूज़ करना चाहिए, सिर्फ इसको कोड को यहाँ से कॉपी करना है, अपनी वेबसाइट में लगाएंगे आपका वो बटन भी लग जाएगा। इस तरीके से हमारे पास बटन ग्रुप्स की एक होती है। बटन ग्रुप्स पे क्लिक करके आप अगर चाहते हैं हमारे पास 3 बटन एक साथ शो हो तो ये बटन ग्रुप होता है, आप इसको यहाँ से कॉपी करके अपनी वेबसाइट में लगाएंगे तो बटन आपके पास मल्टीपल आ जाएंगे। इस तरीके से भी लगा सकते हैं आप बटन्स को, ये इस तरीके से बटन लग सकते हैं। आपने सिर्फ कोड को कॉपी करना है, अपनी वेबसाइट में लगाएंगे तो आपको बटन अप्लाई हो जाएंगे। इस तरीके से आप बटन लगा सकते हैं सारे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे एक चीज़ होती है कार्ड्स की, आप कार्ड्स पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इस तरीके से बने बने कार्ड्स आ जाते हैं। ये भी कार्ड है हमारे पास, ये सारे कार्ड्स हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं ये वाला कार्ड लगाना चाहता हूँ तो मैं इसको कार्ड के कोड को कॉपी करूँगा। कॉपी करने के बाद हमने ये स्लाइडर लगाया था, इस स्लाइडर के बाद यहाँ पे स्लाइडर हमारा एंड हो रहा है तो हम यहाँ पे लगा देंगे कार्ड्स। तो यहाँ पे मैंने कार्ड पे पेस्ट किया तो ये मेरा कार्ड आ गया। मैंने देखूँगा कार्ड लगा है मेरा कोई कि नहीं, ये कार्ड तो आ गया लेकिन इसके इमेज नहीं आ रही क्योंकि बूटस्ट्रैप के अंदर हम जब कोई कार्ड ऐड करते हैं या कोई भी इमेज ऐड करते हैं तो इमेज का लिंक नहीं होता, तो हमने इमेज का लिंक भी लगाना होता है। तो मैं ये वाली इमेज यूज़ कर लेता हूँ, ये वाली इमेज यूज़ कर लेते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस और कार्ड के अंदर जाके इमेज के SRC के अंदर हमने वो इमेज ऐड कर देनी है। तो ये हमारे पास इमेज भी आ गई। अब मैं चाहता हूँ इसके ना टॉप पे थोड़ा सा मार्जिन शो हो जाए। मैं क्या करूँगा, कार्ड के ऊपर आके और टॉप पे मार्जिन ऐड कर दूँगा MT। टॉप पे ऐड करने के लिए हमने MT लिख के आगे 3 लगाएंगे तो ये टॉप से 3 पिक्सल का मार्जिन ऐड कर देगा। इसने नहीं ऐड किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि ये हमने लिख रहे हैं स्टाइल के अंदर लिख रहे हैं। हमने इसको, ये क्लास है तो इसको क्लास के अंदर लिखेंगे। यहाँ पे मार्जिन लिखा तो 3 पिक्सल का मार्जिन ऐड हो गया। अब मैं चाहता हूँ मेरे पास ना एक कार्ड है, मैं 3-4 कार्ड ऐड करना चाह रहा हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसका कोड को कॉपी करूँगा, पेस्ट किया, सेकंड कार्ड ऐड हो गया लेकिन सेकंड कार्ड नीचे ऐड हुआ है। मैं थर्ड कार्ड भी ऐड करूँगा तो थर्ड कार्ड भी क्या नीचे ऐड हुआ है। मैं चाहता हूँ ये सारे कार्ड्स ना एक ही लाइन के अंदर शो हो। तो एक लाइन के अंदर शो करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सारे कार्ड्स को कॉपी करना है आपने, यहाँ से कट करना है, कॉपी नहीं करना। आपने एक न्यू डिव बनाना है,
और इसको क्लास दे देंगे हम कंटेनर की। ठीक है, कंटेनर की क्लास से हमने ऐड करके इसके अंदर पेश कर देना। तो जैसे किया तो इससे क्या किया, थोड़ा सा स्पेस ऐड कर दी और इसको सेंटर में ले आया, लेकिन अभी भी एक लाइन के अंदर नहीं शो कर रहा। तो मैंने बताया था एक लाइन के अंदर शो करने के लिए हम क्या करते हैं, बूट्स CSS यूज़ करते थे डिस्प्ले फ्लैक्स की। तो डिस्प्ले फ्लैक्स को यूज़ करके हम ये अपने कार्ड्स लगा सकते हैं। तो मैंने क्या करना है, जो मेन क्लास हमने बनाई थी कंटेनर की, इसके साथ एक न्यू क्लास ऐड करनी है डिस्प्ले फ्लैक्स की। डिस्प्ले फ्लैक्स ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, D-फ्लैक्स लिख देते हैं। तो इससे क्या होगा, ये एक लाइन के अंदर शो हो जाएंगे। अब हमें गैप भी चाहिए इनके दरमियान, तो गैप ऐड करने के लिए मैंने बताया था कि हमारे पास गैप की क्लास होती है। गैप जैसे 2 ऐड करेंगे तो ये 2 पिक्सल का गैप ऐड हो जाएगा। मैं 5 करूँगा तो 5 का ऐड हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि सारे ना जस्टिफाई कंटेंट की क्लास हमने सीखी थी, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, गैप-2 ही रखेंगे। तो जस्टिफाई कंटेंट हमने क्या करना है, स्पेस बिटवीन करना है कि तीनों एक लेफ्ट पे शो, एक राइट पे शो और एक सेंटर में शो। तो उसके लिए हमारे पास जो क्लास होती है बूटस्ट्रैप की, उसको कहते हैं जस्टिफाई डैश स्पेस बिटवीन। जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन होगी, ये जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन की थी। तो इससे क्या होगा, एक लेफ्ट पे शो हो गया, एक राइट पे और एक टॉप सेंटर में शो हो गया। तो हम चाह रहे हैं कि ना हमारा ये फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास नैब बार के अंदर टेक्स्ट हमारे बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है और बिल्कुल एंड पे एंड हो रहा है। तो अभी ये इसके लिए क्लास हमारे पास यूज़ है। इसके अंदर जो कंटेनर की हमने क्लास यूज़ की थी ना, ये कंटेनर फ्लूइड की थी, जिसके क्या होता है कि हमें जो स्टार्टिंग हमारे डॉक्यूमेंट होता है वहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है। तो इसके लिए हमने क्लास यूज़ की कंटेनर की क्लास होती है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो हमने इसको चेंज करके इसको भी कंटेनर फ्लूइड कर देंगे, कंटेनर फ्लूइड की। तो ये लेफ्ट राइट पे शो होगी। अब 3 कार्ड हमारे पास काफ़ी थोड़े शो हो रहे हैं, तो हम इसको कॉपी पेस्ट करते जाएंगे। कॉपी, मैं इस कार्ड को कॉपी करूँगा, कॉपी पेस्ट पेस्ट पेस्ट। तो 3-4 कार्ड किए तो एक लाइन के अंदर मेरे पास अब 6 कार्ड शो हो रहे हैं। इस तरीके से हम अपने कार्ड को एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास नैबर भी हो गई है, स्लाइडर भी हो गया और कार्ड्स भी हो गए। टेक्स्ट कलर भी हमने देख लिया, बैकग्राउंड कलर भी देख लिया, बॉर्डर भी देख लिया, इमेज भी देख ली। तो इसी तरीके से कंपोनेंट्स के अंदर ना हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स बने हुए हैं। कोडिंग के अंदर जाएंगे तो ये इस तरीके से कोडिंग लगी होती है। आपने देखा होगा कि हमारे पास ना वेबसाइट के अंदर ना एक पेज होता है, इसको हम कहते हैं FAQ, यानी कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। तो वहाँ पे यूज़ करने के लिए हमने ये कोडिंग लगाते हैं। इसमें क्वेश्चन लिखा होता है हेड टाइटल के ऊपर और नीचे इसका कंटेंट लिखा होता है। तो इसको लगाने के लिए आपने इसको कॉपी करना है। अपनी वेबसाइट में वापस आएंगे, हमारे यहाँ पे एंड हो रहा है ये कार्ड्स। तो इसके नीचे हम लिखेंगे कोडिंग, कमेंट किया, इसके नीचे पेस्ट किया, सेव किया फाइल को। तो ये हमारे पास अकोडियन में लग गई। ये देखिए, इस जगह हम अकोडियन में लगा सकते हैं। इसको स्पेस के लिए लगाना चाहिए तो इसको रैप करेंगे। तो इसमें स्पेस ऐड करने के लिए इसका ये मेन कंटेनर है, तो इसकी हम क्लास में लगा के इसको लगा देंगे। पैडिंग लगानी है, मार्जिन लगाना है, जो भी लगाना है हम लगा सकते हैं। P3 करेंगे तो ये इसको पैडिंग भी लग गई। इस तरीके से स्पेस ऐड होगा। तो ये इस तरीके से बने हुए कंपोनेंट्स बूटस्ट्रैप के अंदर हम जो सा कंपोनेंट लगाना चाहिए लगा सकते हैं। इसमें एक मॉडल का कंपोनेंट होता है, ये वाला। इसमें क्या होता है कि हमारे पास इस तरह का मॉडल शो होता है। सबसे पहले हमारे पास बटन इस तरह का शो हो रहा है। जैसे बटन पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से मॉडल ओपन होता है। तो आपने देखा होगा अक्सर हमारे पास वेबसाइट पे बटन क्लिक करने पे मॉडल्स ओपन होते हैं जिसके अंदर डिटेल लिखी होती है। तो इस तरीके से हम मॉडल लगाना चाहिए, ये भी लगा सकते हैं। फिर बड़ा मॉडल लगाना चाहिए इस तरीके से। डेमो मॉडल, ये लेंथी मॉडल है, ये लगाना चाहिए, ये लगा सकते हैं। लॉन्च डेमो मॉडल, इस तरीके से मॉडल लगाना चाहिए, ये भी आप लगा सकते हैं। फिर हमारे पास एक होती है पॉप ओवर की क्लासेस होती हैं। पॉप ओवर होते हैं हमारे पास अक्सर बटन पे क्लिक करने पे मैसेज शो करवाना होता है। फॉर एग्जांपल इस तरीके से मैसेज को शो करवाना हो तो ये भी लगा सकते हैं। टॉप पे, बॉटम, लेफ्ट, राइट, जितने भी शो करवाने करवा सकते हैं। हमारे पास टोस्ट मैसेजेस होते हैं। टोस्ट मैसेजेस होते हैं कि इस तरीके से
मेरे पास बटन शो हो रहा है। मैं जैसे बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरी स्क्रीन के ये देखें इस एरिया में ना एक टोस्ट मैसेज शो हो रहा है। मैं जैसे क्लिक करूँगा दोबारा तो मेरे पास दोबारा टोस्ट मैसेज शो होगा। तो इस तरीके से बने बनाए कंपोनेंट्स हैं। आप जो जिस काम के लिए आपको जो सा कंपोनेंट चाहिए आप यहाँ से बना बनाए कंपोनेंट कॉपी करेंगे, अपनी वेबसाइट के अंदर पेस्ट करके अपना काम कर सकते हैं। तो ये हमारी बूटस्ट्रैप यहाँ तक थी। तो ये मैंने बता दिया। अब आप लोग खुद इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ों की समझ आ जाएंगी। अब आपकी असाइनमेंट ये है, मैं इसको अनपिन करता हूँ, कि आपने ना ये वाली वेबसाइट बनानी है सेम इस तरीके की। और ये वेबसाइट कंप्लीट A to Z ना बूटस्ट्रैप के अंदर बनी है। इसमें ना थोड़ी सी CSS भी यूज़ हुई है। आपने क्या करना है, सबसे पहले ना ये एक नैब बार बनानी है। नैब बार में लेफ्ट साइड पे ये हमारे पास हमारे जो भी लोगो लगाना चाहिए या नाम लिखना चाहिए आप लिख सकते हैं। और राइट साइड पे हमारे पास ये पेजेस जो ये बूटस्ट्रैप की नैब बार लगी हुई है। उसके बाद ये हीरो सेक्शन है, इसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन है, एक बटन है। बटन के क्लिक पे हमारे पास कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन आपने क्या करना है, बटन के क्लिक के ऊपर मॉडल शो करवाना जो हमारा, ठीक है। उसके बाद इमेज लगी हुई है। फिर ये हमारे पास 3 कार्ड्स हैं, ये भी बूटस्ट्रैप के ही हैं, ये आपने यूज़ करने हैं। उसके बाद ये हमारा एक सेक्शन है। आप ये देखेंगे मैं जैसे इस सेक्शन को स्क्रॉल कर रहा हूँ ना, इसके बैकग्राउंड पे इमेज है, वो इमेज फिक्स है। तो ये चीज़ आपने खुद ढूंढनी है कि हम इमेज को कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो ये ना CSS का काम है। ये CSS की फाइल भी आपको इसके लिए बनानी पड़ेगी। तो आपने CSS का काम भी थोड़ा सा करना है। और एक बटन लगाया हुआ है, इस बटन के क्लिक पे मेरे पास मॉडल ओपन हो, और इस मॉडल के अंदर आपने क्या करना है, यूट्यूब की वीडियो लगानी है। अभी मैंने वीडियो लगाई हुई है, लेकिन वो वीडियो कोई पुरानी हो गई थी, इसलिए वो लिंक रिमूव हो गया है। तो आपने यही करना है कि बटन के क्लिक पे ये मॉडल शो, और मॉडल के अंदर हमारे पास यूट्यूब की वीडियो चलनी चाहिए। उसके बाद ये टाइटल बार है, ये हमारे पास 3 कार्ड्स लगे हुए हैं, ये जो मैंने आपको आगे दिखाया कॉपी करके लगाए थे, ये सेम ही कार्ड्स हैं। उसके बाद ये स्लाइडर लगा हुआ है, ये स्लाइडर मूव कर रहा हूँ तो ये देखें एक इमेज छोटी है, एक इमेज बड़ी है। आपने इस चीज़ को फिक्स है, ये मैंने जानबूझ के छोड़ी है इस तरीके से। आपने क्या करना है, इमेज जो ना फिक्स करना है कि हमारे पास स्क्रॉल करें तो दोनों इमेजेस का जो हाइट है ना वो सेम होनी चाहिए। उसके बाद ये सेक्शन बनाना है आपने। तो ये सेक्शन बनाने के लिए आपने क्या करना है, 2 डिव लेने हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ होती है हमारे पास ना, उसको कहते हैं हम कॉलम्स की, और रो और कॉलम्स की, ठीक है। ये हमारा जो नीचे वाला सेक्शन है ये रोज़ एंड कॉलम्स से बना हुआ है। तो बूटस्ट्रैप के अंदर आपने रोज़ और कॉलम यूज़ करने हैं, ठीक है। अब रोज़ एंड कॉलम्स होते क्या है, हमारी जो पूरी स्क्रीन होती है ना, ये 12 कॉलम्स के अंदर डिवाइड किया होता है हमारी स्क्रीन को। ये बाय डिफ़ॉल्ट 12 कॉलम्स होते हैं। तो हमें जितनी कॉलम की स्पेस चाहिए होती है ना, हम उतने कॉलम की स्पेस बनाए। फॉर एग्जांपल ये हमने ना 4 इसके अंदर कॉलम बनाए हुए हैं, 4 बॉक्सेस बने हुए हैं। तो ये बॉक्सेस कैसे बने हैं, हमने ना 12 कॉलम्स को डिवाइड किया है। तो ये हमारे पास बनते हैं 3 3 3 3 3 3 के हमने ना 4 बॉक्सेस बनाए हैं, यानी कि 3 कॉलम हमने एक बॉक्स को दिए हैं। इस तरीके से अगर हमें यहाँ पे 2 कॉलम बॉक्सेस चाहिए होंगे, एक बॉक्स इधर चाहिए, एक बॉक्स इधर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 6 कॉलम एक को देंगे, 6 कॉलम दूसरे को देंगे। तो ये चीज़ आपने खुद सर्च करनी है कि हम जो है ना रोज़ एंड कॉलम को किस तरीके से कर सकते हैं। आपने अपनी बूटस्ट्रैप की वेबसाइट में जाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डिस्प्ले का फॉर्म से हमारे पास। अगर आपने फॉर्म यूज़ करने तो फॉर्म भी आपको बने बनाए यहाँ से मिल जाएंगे। मैं ओवरव्यू पे जाता हूँ तो ये देखिए ये फॉर्म बने बनाए आपको मिल जाएंगे यहाँ से। स्टाइल उसका सारा हुआ होगा। अगर आप थोड़ा डिटेल में इसको करना चाहते हैं, सेलेक्ट बॉक्सेस आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ये हमारे पास सेलेक्ट बॉक्सेस आ गए, तो ये भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। चेक बॉक्सेस यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक चीज़ होती है वैलिडेशन की। वैलिडेशन पे क्लिक किया तो ये हमारे पास डिटेल में फॉर्म बना हुआ है। जैसे मैं फॉर्म को सबमिट करूँगा तो मेरे पास ये वैलिडेशन शो होगी। आपने देखा होता है कि यहाँ पर हमारे पास वैलिडेशन, ये हमारे पास ना जावास्क्रिप्ट की मदद से शो होती है, लेकिन हमें अभी जावास्क्रिप्ट सीखी नहीं। तो अगर आप इस तरीके का काम करना चाहते हैं तो आप ना ये बूटस्ट्रैप को यूज़ करके ये काम कर सकते हैं। वैलिडेशन आप इसको फिक्स कर सकते हैं। लेआउट पर जाके और यहाँ से लेआउट्स भी इसके बना सकते हैं। ये यानी कि एक कॉलम के अंदर 2 रोज़ शो कर। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, रोज़ क्या होती है, कॉलम्स क्या होती है। तो आपने रोज़ और कॉलम को सीखना है खुद कि ये चीज़ें क्या होती है, और इनको डिटेल में सीखे, क्योंकि ये हमारे पास जैसे CSS में हमारे पास डिस्प्ले फ्लेक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इस तरीके से बूटस्ट्रैप के अंदर हमारे पास रोज़ और कॉलम बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो आपने इसको अच्छे से सीखना है कि रोज़ और कॉलम को कैसे यूज़ किया जा सकता है और कैसे इनको यूज़ करके हम अपने लेआउट्स बना सकते हैं। जैसे ये हमारे पास लेआउट बना हुआ है, तो इसके अंदर क्या किया है उन्होंने, एक रो के अंदर 2 फील्ड्स बनाई हुई है। तो 6 कॉलम इसको दिए और 6 कॉलम इसको दिए। इस जगह नेक्स्ट रो है, इसके अंदर एक ही रो है, तो इसको 12 कॉलम दिए हुए हैं, यानी कि फुल विड्थ आ जाएगी। तो ये चीज़ आपने सीख रही है। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी होगा कि हमने एक रो का क्लास लगाई, उसके बाद कॉलम की लगाई, कॉलम -6 कॉलम -6 कॉलम -12। इसका मतलब क्या होता है ये आपने देख रहे हैं। अब यहाँ पे MD का मतलब क्या होगा, हमारे पास मैंने बताया था कि हमारे पास CSS के अंदर डिफरेंट ब्रेक पॉइंट्स होते हैं
कि हमारे पास जो है ना 480 तक जो होती है हमारे पास मोबाइल स्क्रीन होती है, 768 तक हमारे पास टैबलेट स्क्रीन होती है, 1200 तक हमारे पास डेस्कटॉप स्क्रीन होती है, उसके बाद हमारे पास लैपटॉप से पहले होती है, फिर डेस्कटॉप पे होते हैं, फिर लास्ट स्क्रीन आ जाती है। तो इस तरीके से एमडी का मतलब होता है हमारे पास मीडियम स्क्रीन यानी कि टैबलेट की स्क्रीन होती है। इस तरीके से एलजी हमारे पास होती है जो हमारे पास लैपटॉप की स्क्रीन होती है, एसएम होती है हमारे पास मोबाइल की स्क्रीन, एक्सएस होती है हमारे पास जो मोबाइल से भी छोटी स्क्रीन होती है। तो यहाँ पर चीज़ें लेआउट्स को ना खुद सीखना है, लेआउट कैसे बना सकते हैं। तो ये क्लासेस को कॉलम और रोज को यूज़ करके हमने सारी क्लासेस बनानी सीखनी है, ठीक है। ये चीज़ें आपने अच्छे से सीखनी है। तो हमारा लास्ट आज का इधर तक ही था। मैं आपको अपनी ये इस वेबसाइट का लिंक शेयर कर दूंगा। आपने सेम इस तरीके से वेबसाइट बनानी है। और ये हमारा फूटर सेक्शन है। फूटर सेक्शन में आपने ये चीज़ बनानी है। हमारे पास ये 3 कॉलम बनेंगे। हमने क्या करना है, ये एक फूटर बनेगा। फूटर के अंदर उसको हमने रो की क्लास असाइन करनी है। उसके बाद हमने उसके अंदर 3 डिप बनानी है। पहला डिप इसको हमने क्या करना है, कॉलम 4 दे दें, 4 कॉलम इसको दे देंगे, 4 कॉलम इसको दे देंगे, 4 कॉलम इसको दे देंगे। तो हमारे पास 3 बॉक्सेस बन जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट इस जो 4 कॉलम होगा इसके अंदर हमने ये H1 यूज़ किया, उसके बाद पैराग्राफ यूज़ किया। सेकंड कॉलम के अंदर हमने ये लिस्ट आइटम यूज़ किया। ये बूटस्ट्रैप की बनी हुई है लिस्ट आइटम। तो मैं यहाँ से अगर देखता हूँ लिस्ट ग्रुप, तो ये इस तरीके से ये भी बनी हुई है, ये नीचे एक बनी हुई है। तो आप इस तरीके से इसको कॉपी करके ना यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास ये वाली लिस्ट आइटम मैंने यूज़ की हुई है अपनी उस वेबसाइट के अंदर। तो आपने क्या करना है, इस वाली लिस्ट को कॉपी करके उधर लगा लेना। तो आपके पास इस तरह की लिस्ट आइटम बन जाएगी। और जो लास्ट है इसके अंदर हमने क्या कि 2 इनपुट फील्ड यूज़ की हुई है। तो ये इनपुट फील्ड की क्लासेस आपने बूटस्ट्रैप से देख लीजिए कि उनकी वेबसाइट से कैसे यूज़ करनी है। उसके अंदर ये कैसे यूज़ किया जाता है, इसी पर ये कॉल वाला बटन है। बटन पे क्लिक करने में अभी हमने उस पर कुछ एक्शन नहीं लगाया, इसलिए वो 9 फॉन्ट का पेज आ रहा है। तो आपने ये सेम वेबसाइट इस तरीके से बनानी है। इसके अंदर एक चीज़ हमारे पास और होती है। अभी ना मैंने सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाई है, यानी कि मेरे पास ये टैब्स हैं ना, पेजेस हैं। मैं पेज पे क्लिक करूँगा तो ये दूसरे पेज पे जाए, इसी पेज पे जाके दूसरे सेक्शन पे जाएगा। कैसे, मैं फीचर पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें अभी कुछ नहीं हुआ, थोड़ा सा मूव हुआ है, यानी कि नीचे आ गया। इसको मैं और वर्क पे क्लिक करूँगा तो ये नीचे वाले इस सेक्शन पे आ गया। प्राइसिंग पे क्लिक करूँगा तो ये प्राइसिंग वाले सेक्शन पे आ जाएगा। सैम्पल पे क्लिक किया तो सैम्पल वाले सेक्शन पे आ गया। हिस्ट्री पे क्लिक किया, हिस्ट्री वाले सेक्शन पे आ गया। गैलरी पे क्लिक किया तो ये गैलरी सेक्शन पे आ गया। कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो नीचे वाले एंड वाले सेक्शन पे आ जाएगा। तो इससे क्या हम कर सकते हैं, सिंगल पेज एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। पहले हम क्या करते थे, डिफरेंट पेजेस बनाते थे, अपनी नैप बार के अंदर सबको लिंक कर देते थे, हमारे ये पेज चल जाते थे। लेकिन अगर हम सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं और यहाँ पे अपने सेक्शन के नाम लिखे और हम चाहते हैं कि सेक्शन पे क्लिक करें तो उस सेक्शन पे चला जाए, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपने क्या करना है, अपनी जो बनेगी नैप बार फॉर एग्जांपल मैं इधर चाहता हूँ कि मेरे पास ना एक होम वाला आइकन शो हो रहा है, मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको कॉपी करके इसी के नीचे पेस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ कि ना मैं जाना चाह रहा हूँ, कार्ड्स पे जाना चाह रहा हूँ, ठीक है, CARDS कार्ड्स पे, ठीक है। हमारी वेबसाइट कौन सी है, ये वाली। मैं चाहता हूँ जैसे मैं कार्ड्स पे क्लिक करूँ ना तो ये इस सेक्शन पे आ जाए जो नीचे कार्ड्स शो हो रहे हैं। तो इस पे लाने के लिए हमने क्या करना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, जो कार्ड्स वाला सेक्शन होगा ना, सबसे पहले हमने नैप बार के अंदर आइटम ऐड कर दी। उसके बाद जो कार्ड्स वाला हमारे पास सेक्शन होगा, हमारे पास कार्ड वाला सेक्शन ये वाला था, यहाँ पे आपने एक आईडी असाइन करनी है। पहले हम क्लास यूज़ करते थे, आपने एक आईडी असाइन करनी है। आईडी, इस आईडी का हमने नाम रख देना कार्ड्स, या कुछ भी आप नाम रख सकते हैं। आपने फिर इस इस क्लास को, आईडी को कॉपी करना है और जो नैप बार के अंदर हमने आइटम बनाई होगी, ये हमने आइटम बनाई थी, तो इसका जो ए वाला टैग है, ए वाले टैग के अंदर हमारा HREF होता है, HREF के अंदर हम लिंक यूज़ करते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे हैश लगा के अपनी उस आईडी का नेम लिख देना है। जैसे आईडी का नेम लिखेंगे, अब मैं पेज को रिफ्रेश करूँगा, अब क्या होगा, जैसे मैं कार्ड्स पे क्लिक करूँगा तो वो कार्ड्स वाले सेक्शन में चला जाएगा। इस तरीके से मैं डिफरेंट सेक्शंस में ऐड कर सकता हूँ। मैं दोबारा कार्ड वाले सेक्शन पे क्लिक किया तो वो कार्ड वाले सेक्शन पे आ गया। तो इस तरीके से आप सिंगल पेज एप्लीकेशन भी बना सकते हैं, यानी कि नैप बार के अंदर आप डिफरेंट सेक्शन लिख दें, जैसे ही एक सेक्शन पे क्लिक करेंगे उसी पेज के ऊपर जो दूसरा नीचे सेक्शन बना होगा उस सेक्शन के ऊपर मूव कर जाएगा। तो ये हमारे पास बूटस्ट्रैप थी। तो आपने बाकी चीज़ों को एक्सप्लोर कर लेना, करने के बाद तो आपने इसको सर्च भी कर लेना सारा को कि हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल इजी चीज़ है, डिफ़िकल्ट इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस आपकी रिक्वायर्ड है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये सारी क्लासेज याद हो जाएगी, फिर आप इसको इम्प्लीमेंट करके यूज़ कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, अपनी प्रैक्टिस करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीक मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीक हम फिर अगर अपने टेलमेंट CSS पे लेक्चर लेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।